हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों। चलिए हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख रहे थे। आज फिर से आपके लिए हम लेकर आए हैं साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखते हैं फिजिक्स का आगे क्या है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन है आपका प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं? प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं? चलिए देखते हैं। इसको हम फिगर के माध्यम से समझते हैं। एक यहाँ ये सतह लिए और इसके नीचे मान लीजिए कि जल है। क्या चीज है? जल है। और ऊपर का माध्यम एयर है यानी हवा है, जिस माध्यम को बोलते हैं हम लोग विरल, और इस माध्यम को बोलते हैं सघन। विरल माध्यम, सघन माध्यम। एक अभिलंब खींचते हैं, ये हुआ आपका अभिलंब। इसमें होता क्या है, जैसे कि विरल माध्यम से प्रकाश किरण आया, विरल माध्यम से प्रकाश किरण ऐसे आया, ये क्या होता है अभिलंब की ओर झुक जाता है। तो ऐसे गया और ऐसे ये झुक गया। तो इस किरण को हम लोग जानते हैं क्या कहते हैं? आपतित किरण। आपतित किरण, ठीक है। उसमें हम लोग देखे थे ये क्या होता था, यहीं से लौट जाता था, लौटने के बाद उस किरण जो करते थे उस किरण को हम लोग बोलते थे परावर्तित किरण। लेकिन ये क्या हुआ, यही किरण आ गया और यहाँ आके मुड़ गया, तो इस किरण का नाम पड़ता है अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण, ठीक है। और इस बिंदु को आपतन बिंदु ही बोलते हैं, आपतन बिंदु, याद रखिए। अब इसके बीच में एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम लोग आपतन कोण ही कहते हैं, आपतन कोण। और इस कोण को कहते हैं अपवर्तन कोण। कौन सा कोण? अपवर्तन कोण, ठीक है। चलिए अब डेफिनेशन समझते हैं। प्रकाश के अपवर्तन, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, उसे कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो आप सिंपल परिभाषा याद रख सकते हैं, बहुत सारे टीचर बहुत तरह तरह की परिभाषा देते हैं, तो आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं कि जब प्रकाश किरण कहाँ से, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, उसे कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप डेफिनेशन समझ गए होंगे। और इसका नाम क्या था? अभिलंब था, अभिलंब। डेफिनेशन समझ गए। प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? दो नियम। दो नियम जो होते हैं, नियम कौन कौन है? सबसे पहला नियम देखिए, वो पहला नियम हम लोग देखे थे प्रकाश के परावर्तन में, जैसे प्रकाश के अपवर्तन में भी कितने नियम है? दो नियम। तो पहला नियम, आपतित किरण, आपतित किरण, अभिलंब तथा आपतन बिंदु तीनों एक ही समतल में होते हैं। आपतित किरण, अभिलंब तथा आपतन बिंदु तीनों एक ही समतल में होते हैं। तो याद रखना है, वहाँ पे दूसरा था, यहाँ पे दूसरा है। यहाँ पे आपतित किरण, अभिलंब तथा आपतन बिंदु तीनों एक ही समतल में होते हैं। ये पहला नियम हुआ आपका। तो याद रखिए प्रकाश के अपवर्तन कितने नियम? दो नियम। दो नियम में पहला नियम क्या बोले हम लोग? आपतित किरण, अभिलंब तथा आपतन बिंदु तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा नियम देखिए, दूसरा नियम कहता है प्रकाश के किसी खास रंग या किसी खास माध्यम के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात नियतांक के बराबर होता है। तो नियतांक का मतलब हुआ कि म्यू इक्वल टू आपतन कोण मतलब साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या मतलब साइन आर। तो म्यू इक्वल टू साइन आई बटे क्या होगा? साइन आर होगा। तो पहले दूसरा नियम क्या बोले हम? प्रकाश के लिए किसी खास रंग या किसी खास माध्यम के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात
के नियतांक के बराबर होता है। तो नियतांक क्या है, यहाँ पे म्यू है, इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, म्यू पढ़ते हैं। म्यू इक्वल टू साइन आई बटे साइन आर, ये दूसरा नियम आप याद रखिएगा। ये था आपका क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे है पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं। पार्श्विक विस्थापन, उसको भी हम लोग डिफिनेशन समझते हैं। यहाँ पे डिफिनेशन जब लिखिएगा तो आप फिगर जरूर बना दीजिएगा। अगला है पार्श्विक विस्थापन। पार्श्विक विस्थापन, इसको भी हम लोग डिफिनेशन के द्वारा समझते हैं। देखिए सॉरी, फिगर के द्वारा। किस प्रकार से, जैसे ये कोई कांच का हम सिल्ले लिए, ये कांच का कोई सिल्ली है, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ अभिलंब डालते हैं, यहाँ से प्रकाश किरण आया। अब जानते हैं कि विरल से प्रकाश किरण आएगा तो सघन माध्यम में क्या होगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगा। अभिलंब की ओर झुक गया तो ये हुआ एक अभिलंब। अब यहाँ डालते हैं, जब सघन से विरल में जाता है तो अभिलंब से क्या होता है, ये दूर हट जाता है। तो याद रखिएगा, अभिलंब से क्या होगा, ये दूर हट जाएगा। तो प्रकाश किरण को जाना चाहिए कैसे, ऐसे जाना चाहिए, ये सीधा ऐसे जाना चाहिए, है ना। और इसको पीछे की ओर बढ़ाते तो ये ऐसे जाएगा, ठीक है। अब इसके बीच देखिए डिस्टेंस बन रहा है। ये जो किरण था आपका आपतित किरण, आपतित किरण, और ये जो किरण है आपका है निर्गत किरण, निर्गत किरण। तो ये भी होगा आपतित किरण, ठीक है। तो आपने देखा कि प्रकाश किरण जब विरल से आया, इस प्रकार से विरल से आया और सघन में जाकर अभिलंब की ओर मुड़ा, फिर सघन से जब विरल में जाता है तो ये अभिलंब से दूर हट जाती है। तो आप याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए भी, यहाँ पे जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाता है वो क्या होता है, अभिलंब से दूर हट जाता है। सघन से जब विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर हट जाएगा, जब विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। तो याद रखिएगा। तो देखिए पार्श्विक विस्थापन का डिफिनेशन क्या कहता है, आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच की दूरी को कहते हैं पार्श्विक विस्थापन। विस्थापन का मतलब ही होता है डिस्टेंस, ठीक है ना। पार्श्विक विस्थापन किसको कहते हैं हम लोग, आपतित किरण हो गया और निर्गत किरण, दोनों के बीच की दूरी जो होगा यही दूरी कहलाएगा क्या चीज, पार्श्विक विस्थापन। आपका पार्श्विक विस्थापन। तो याद रखिएगा आप कि आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन। पार्श्विक विस्थापन का डिफिनेशन पूछे तो आप इसका डायग्राम भी इस तरह से बना सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अपवर्तनांक किसे कहते हैं। अपवर्तनांक, अपवर्तनांक देखिए ये कहता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल बटे किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। तो आपको याद रखना है यहाँ पे कि निर्वात में प्रकाश की चाल बटे किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है। एक मिनट, जैसे अपवर्तनांक किसको कहते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल था किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को कहते हैं हम लोग अपवर्तनांक। निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं, अपवर्तनांक। अब देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो निर्वात में जो होता है प्रकाश की चाल वो होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड।
अब निर्वात में इतना होता है, अब किसी चीज़ और का ले लेते हैं हम लोग, किसी चीज़ का और लेंगे और उसका दे देंगे। जैसे कि मान लीजिए हम लोग यहाँ पे लेते हैं कांच का, किसका लेते हैं, कांच का लेते हैं। तो कांच का जो होता है प्रकाश की चाल वो होता है 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो इसको हम लोग निकालने के लिए अपवर्तनांक अगर इसका निकालने बोल दिया जाए तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, निर्वात में प्रकाश की चाल जितना है उसको रख दिए, और जिसमें किसी माध्यम किसी चीज़ का निकालना है तो उसको रख दिए, और यहाँ से डिस्टेंस को कट करेंगे और ये आएगा 3/2। अब इसको डेसिमल में लाना है, डेसिमल में लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड इस प्रकार से आप दे सकते हैं 2, तो क्या आएगा 1.5। तो 1.5 मीटर पर सेकेंड जो होगा ये क्या होगा, अपवर्तनांक किसका हम लोग निकाल रहे हैं। जैसे मान लिया जाए कांच का, तो कांच का अपवर्तनांक क्या आ जाएगा 1.5 मीटर पर सेकेंड। तो याद रखिएगा आप। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि पानी की सतह पर रखा हुआ छड़ी मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, क्यों। पानी की सतह पर रखा हुआ छड़ी मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, क्यों। तो ये हम लोग जैसे प्रकाश का अपवर्तन पढ़ें, प्रकाश का अपवर्तन पढ़ें तो उससे आप याद रख सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, जिसके कारण पानी की सतह पर रखा हुआ छड़ी मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। तो आप याद रखिएगा। तो क्या बोले हम लोग कि क्वेश्चन क्या था कि पानी की सतह पर छड़ी मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, क्यों। तो आप याद रखिएगा, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, जिसके कारण पानी में रखा हुआ छड़ी मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। चलिए ये हो गया आपका। अगला है आपका प्रिज्म किसे कहते हैं, किस प्रिज्म किसे कहते हैं। प्रिज्म, और इसके कितने सतह होते हैं। प्रिज्म में 5 सतह होते हैं। आप ये जो देख रहे हैं ये जो त्रिभुज आकार का ये आगे का त्रिभुज भाग होता है प्रिज्म का, इस तरह का एक पीछे का भाग होता है और ये आगे का। तो ये भाग जो हुआ आपका ये त्रिभुजाकार, और एक पीछे का भाग होता है त्रिभुजाकार। तो इसमें क्या होता है 3 सतह आयताकार और 2 सतह त्रिभुजाकार होता है। तो याद रखिएगा आपका 3 सतह जो होता है आयताकार, आयताकार और 2 सतह त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार। तो परिभाषा दे सकते हैं आप, डेफिनेशन इस प्रकार से, कांच का ऐसा पार्ट, कांच का ऐसा पार्ट जिसका 3 सतह आयताकार तथा 2 सतह त्रिभुजाकार हो उसे प्रिज्म कहते हैं। कांच का ऐसा पार्ट, कांच का ऐसा पार्ट जिसका 3 सतह आयताकार तथा 2 सतह त्रिभुजाकार हो उसे प्रिज्म कहते हैं। तो प्रिज्म में टोटल कितने सतह हुए, 5 सतह। कितने सतह हुए, 5। आप याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए आता है कि प्रिज्म में कितने सतह होते हैं, 5 सतह होते हैं। तो याद रखिएगा। चलिए अगला कोण देखते हैं, विचलन कोण। तो प्रिज्म का डेफिनेशन दिए, हम लोग इस फिगर को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं और विचलन कोण का डेफिनेशन निकालते हैं। देखिए जैसे यहाँ से प्रकाश किरण गया और यहाँ हम एक अभिलंब डालते हैं, ये अभिलंब डाल दिए। आप जानते हैं प्रकाश किरण विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा। अब एक यहाँ पे डाल देते हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ पे डाल दें, ठीक है, ये हो गया। अब जानते हैं जब सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से क्या होगा, दूर हटेगा। इसको अगर आगे की ओर बढ़ाया जाए और इसको इधर बढ़ाया जाए तो यहाँ पे क्या होगा, एक एंगल क्रिएट होगा, जिस एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, विचलन कोण। क्या कहते हैं, विचलन कोण।
तो ये आपका विचलन कोण, इसको आप जानते हैं, ये जो किरण है इस किरण को आप बोलेंगे आपतित किरण, आपतित किरण। अब ये किरण क्या हुआ, अपवर्तित हो गया, तो इसको अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण क्या बोलेंगे, अपवर्तित किरण। एक मिनट, तो ये कौन सा किरण हुआ, आपतित किरण, और ये है अपवर्तित किरण। तो विचलन कोण किसको कहते हैं कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बीच बने कोण को हम लोग विचलन कोण डायरेक्ट बोल सकते हैं, या आप दे सकते हैं ऐसे, प्रकाश की कोई किरण जब प्रिज्म से होकर गुजरती है तो आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, प्रिज्म। तो प्रिज्म याद रखिएगा कि प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है, आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, विचलन कोण। तो ये याद रखिएगा, हो गया विचलन कोण और प्रिज्म हो गया। प्रिज्म बनाने बोले तो आप इस प्रकार से आप ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस और दूसरा है अवतल लेंस। अवतल लेंस, उत्तल लेंस देखिए और अवतल लेंस। उत्तल लेंस ऐसा लेंस जिसका किनारे का भाग पतला तथा बीच का भाग मोटा हो तो उसे कहते हैं उत्तल लेंस। ऐसा लेंस जिसका किनारे का भाग क्या होना चाहिए, पतला हो, और बीच का भाग क्या हो, मोटा हो, तो उसे कहते हैं हम लोग उत्तल लेंस, अवतल लेंस। ऐसा लेंस जिसका किनारे का भाग मोटा तथा बीच का भाग पतला हो तो उसे कहते हैं हम लोग अवतल लेंस। उत्तल और अवतल लेंस का डेफिनेशन आप समझ गए होंगे। एक चीज़ और याद रखना है यहाँ पे आपको कि उत्तल लेंस का फोकस दूरी जो होता है वो हमेशा धनात्मक होता है। उत्तल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है, हमेशा धनात्मक होता है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी होता है वो धनात्मक होता है। फोकस दूरी हमेशा क्या होता है, धनात्मक। और अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होता है। फोकस दूरी इसका क्या होता है, ऋणात्मक। तो याद रखिएगा उत्तल लेंस और अवतल लेंस, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए। और इसी से क्वेश्चन आता है, दूसरा क्वेश्चन बनता है कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट करें। तो आप ये एक डेफिनेशन, एक चित्र, और तीसरा आप ये लिख सकते हैं कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ठीक है, यहाँ तक आप उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप अच्छी तरह से कर लिए समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे है उत्तल लेंस के उपयोग, अवतल लेंस के उपयोग। तो ध्यान दीजिएगा, उत्तल लेंस का उपयोग सबसे पहले हम लोग करते हैं, पहला दूर दृष्टि दोष के निवारण में, दूर दृष्टि दोष के निवारण में, इसका पहला याद रखिएगा। इसको निकट दृष्टि दोष के निवारण में, निकट दृष्टि दोष के निवारण में। ठीक है, अब वो दूसरा याद रखिएगा आप, दूसरा इसका याद रखिएगा
जैसे हो गया सूक्ष्मदर्शी, इसका सूक्ष्मदर्शी में किया जाता है। और इसका जैसे हवा में बुलबुला हो गया, हवा में बुलबुला की तरह को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, हवा का सॉरी जल में वायु की बुलबुला को देखने के लिए, जल में वायु की बुलबुला को देखने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। जल में वायु की बुलबुला, या जैसे हो गया मोतियाबिंद, मोतियाबिंद के इलाज में डॉक्टर द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। मोतियाबिंद के इलाज में, मोतियाबिंद के इलाज में तो आप याद रख सकते हैं मोतियाबिंद के इलाज में। और तीसरा आप पर याद रखना चाहते हैं तो उत्तल लेंस मानव नेत्र की तरह व्यवहार करता है। उत्तल लेंस किसकी तरह व्यवहार करता है, मानव नेत्र की तरह। और घड़ियों को ठीक करने, घड़ी को ठीक किया जाता है तो घड़ियों को ठीक करने में जो प्रयोग करते हैं हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। और अवतल लेंस का प्रयोग गैलीलियो द्वारा सूक्ष्मदर्शी, गैलीलियो द्वारा सूक्ष्मदर्शी को देखने में किया जाता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। चलिए यहाँ तक उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है। उत्तल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है। उत्तल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है, चलिए समझते हैं। उत्तल लेंस को सॉरी अपसारी नहीं अभिसारी होगा, गलती। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, चलिए समझते हैं। ये हो गया उत्तल लेंस, ये हो गया प्रकाश केंद्र। प्रकाश केंद्र से होकर जब प्रकाश किरण गुजरता है तो सीधे गुजर जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब मान लीजिए इसका फोकस यहाँ, अब प्रकाश किरण जैसे जा रहा ऐसे गया तो ये जाने के बाद क्या होता है, ये सब फोकस से निकल जाएगा, ये भी जाएगा, ये कहाँ से निकल जाएगा, फोकस से, ये भी जाएगा, ये कहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से अपवर्तन के बाद फोकस सॉरी यहाँ से जाएगा, ये यहाँ से अपवर्तन के बाद फोकस से निकल जाएगा। तो इसमें आप देख रहे हैं कि प्रकाश किरण, जब प्रकाश किरण किसी उत्तल लेंस से होकर गुजरती है तो अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर आकर के मिल जाती है। तो इसीलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। ठीक है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, जब प्रकाश की किरण उत्तल लेंस से होकर गुजरती है तो अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर आकर के मिल जाती है, इसीलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। समझ गए हैं आप। इसी में दूसरा क्वेश्चन हम बता देते हैं कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं, तो वो समझिएगा आप। जैसे कि डायग्राम ये हुआ, ये हो गया और ये डाल दिए हम आवेदन, और ये हो गया प्रकाश। अब जहाँ प्रकाश केंद्र से गुजरेगा तो ये क्या होगा, सीधा निकल जाएगा। अब जैसे कि यहाँ से गया, यहाँ से जाने के बाद अवतल लेंस में क्या होता है कि प्रकाश किरण ऐसे निकल जाता है, ये भी गया और ये भी क्या हुआ, ऐसे निकल गया, ये भी गया, ये भी क्या हुआ, ऐसे निकल गया, ये भी गया, ये क्या हुआ, ऐसे निकल गया। तो सबको पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो एक फोकस पे ये सब मिलता है, इस प्रकार से सब क्या होता है, फोकस पर मिलता है। तो जब प्रकाश की किरण अवतल लेंस से होकर गुजरती है तो अपवर्तन के बाद फैलती हुई चली जाती है। अब मतलब फैलना, जब प्रकाश की किरण अवतल लेंस से होकर गुजरती है तो फैलती हुई चली जाती है, इसलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। तो आप समझिएगा ध्यान से, अवतल लेंस को अपसारी लेंस और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं।
तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, आप समझ गए होंगे कि जब प्रकाश किरण उत्तल लेंस से होकर गुजरती है तो अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर आकर के मिलती है, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को अपसारी लेंस। जब प्रकाश किरण अवतल लेंस से होकर गुजरती है तो अपवर्तन के बाद फैलती हुई चली जाती है, इसलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। चलिए, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप समझ गए होंगे आसानी से। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या है आपका। बस इतना तक आप याद रखिएगा इस चैप्टर से। ये दूसरा चैप्टर आपका था, इतना ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और साथ में आपको आंसर मिलते जा रहा है। और एक चीज़ आप याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए कि लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर होता है। डायोप्टर, लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। तो आप याद रखिएगा ये, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक अच्छी तरह से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कोई परेशानी हो तो आप बेफिक्र कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर अच्छा लगे तो आप शेयर जरूर करें, एक दूसरे को मदद मिलेगा। एग्जाम के टाइम है, बहुत फायदेमंद है आपके लिए। निश्चित रूप से आपके एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आएंगे, आप अच्छे से तैयारी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।